हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए कि जैसा कि मैंने कहा था कि आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर का आपको थर्ड पेपर नहीं हुआ था, आपको उसको मैंने नोट्स प्रोवाइड करने के लिए कहा था। तो ये नोट्स कंप्लीट हो गया है और केवल आपके 8 पेजेस में ही पूरा सिलेबस को कवर किया गया है। इसमें पूरे आपके सिलेबस का निचोड़ दिया गया है, 8 पेजेस में ही है। उसके बाद आप इसको पढ़ेंगे, साथ साथ आप जो भी क्वेश्चन बैंक लेकर आप पढ़ रहे हैं या बुक से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा और सारे कॉन्सेप्ट आपको इस नोट्स में मिलने वाले हैं। तो देखिए कि आपको ये नोट्स कहाँ पर मिलेगा। ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंटो अड्डा पर मिलने वाला है। तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर स्टूडेंटो अड्डा सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, वहीं से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो देखिए ये आपका थर्ड पेपर है एंड इसमें जब आप पहले सिलेबस की बात कर लें तो इसमें पहला आपका पॉइंट क्या है, पूछा जाता है वृद्धि और विकास में अंतर। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा रफली समझा दूंगा कि आपको इस पीडीएफ को कैसे यूज़ करना है। उसके बाद आप जो इस पीडीएफ को पढ़ेंगे, साथ साथ आपका जो भी सोर्स हो, आप जो भी नोट्स लिए हो, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स इसके लिए A1 की सीरीज़ प्रेफर करते हैं, तो अगर आप उससे लिए हैं तो आप वहाँ पर मिलाएंगे तो आपको सारे ये शॉर्ट पॉइंट्स मिलेंगे। तो चलिए देखिए कि पहला आपको वृद्धि और विकास में अंतर करना होता है। तो वृद्धि की अवधारणा संकुचित है। वृद्धि मतलब केवल शारीरिक वृद्धि के संदर्भ में लिया जाता है, जबकि विकास आपका व्यापक अवधारणा होती है। वो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, ये सारी चीज़ें विकास के क्रम में आती हैं। उसके बाद वृद्धि आपका शारीरिक वृद्धि है और ये सारी चीज़ें हैं। एंड वृद्धि ऑलवेज पॉजिटिव या सकारात्मक होती है एंड विकास आपका सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद अब देखिए कि विकास की परिभाषा आपको अपने आंसर में लिखनी होती है। तो हर लाख का स्टेटमेंट आप अपने आंसर में लिख सकते हैं कि विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है, वरन इसमें प्रौढ़ता के लक्ष्य की ओर परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निहित करता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं व नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो ये है। एंड इसके बाद अब बाल्यावस्था एंड किशोरावस्था के बारे में ही आपको इस पूरे पेपर में पढ़ना है। तो यहाँ पर मैं आपका सिंपल पहले डाउट ये पता होना चाहिए आपका कि बाल्यावस्था आप किस साल को मानेंगे एंड किशोरावस्था। तो बाल्यावस्था आपका 6 to 12 ईयर्स को मानकर चलिएगा एंड किशोरावस्था आपका 12 से 18 वर्ष होता है। एंड किशोरावस्था के लिए इंग्लिश में एडोलसेंस का प्रयोग किया जाता है, मतलब ये टर्म बोला जाता है। तो ये देखिए। एंड बाल्यावस्था में शारीरिक और मानसिक स्थिरता आ जाती है, सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है, नैतिक गुणों का विकास होने लगता है, सामूहिक खेलों में रुचि होती है, मतलब कि साथ में बच्चे खेलने लगते हैं। एंड संवेगों का दमन व प्रदर्शन होता है। एंड ब्लेयर, जॉनसन एंड सिम्पसन ने मिलकर क्या कहा है कि बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। एंड उस समय बाल्यावस्था में शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए ये देख लीजिए कि बाल्यावस्था में शिक्षा व्यवस्था में आपको भाषा के ज्ञान पर बल देना चाहिए, मतलब कि आपको बच्चों की भाषा के बारे में, भाषा को सिखाने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। एंड उपयुक्त विषयों का चुनाव करना चाहिए, जो उनके लिए उपयुक्त विषय हैं उनको ही पढ़ाने चाहिए। एंड रोचक विषय सामग्री होनी चाहिए एंड रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी करानी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट आप लिखेंगे कि उनकी शिक्षा व्यवस्था में ये करना चाहिए। अब ये आपको जैसे 5 पॉइंट मिले हैं, अब इसको आप एक्सप्लेन करेंगे अपने लैंग्वेज में तो ये आपका लॉन्ग आंसर कंप्लीट हो जाएगा पूरा। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आपके क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। अब जैसे फिर किशोरावस्था में आ जाएंगे तो किशोरावस्था में बिग व हंट का स्टेटमेंट आप लिख देंगे। एंड उसके बाद इनकी भी विशेषताएं देख लीजिए कि किशोरावस्था की विशेषताएं क्या हैं एंड किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ये नीचे दिया गया है पूरा। इसमें आपको किस किस चीज़ के बारे में आपको पढ़ाना है ये बताया गया है। उसके बाद अब आगे आप आइए कि एंड ये सारे कोटेशंस दिए गए हैं, इनका आप यूज़ अपने आंसर में ज़रूर करिएगा। अब देखिए कि फिज़िकल डेवलपमेंट मतलब शारीरिक विकास, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास एंड किशोरावस्था में शारीरिक विकास, इन दोनों ही स्टेजेस में आपको सारे विकास पढ़ने हैं, चाहे वो शारीरिक विकास हो या मानसिक विकास हो, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो बाल्यावस्था देखिए 2 है, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड आपका 0 से 6 साल का होता है और लेटर चाइल्डहुड आपका लेट चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष के लिए होता है। तो उसमें देखिए कि बाल्यावस्था में
की विशेषताएं क्या है कि इसमें लंबाई में आपकी वृद्धि होती है, भार बढ़ता है, मस्तिष्क व सिर का विकास होता है। लगभग 95% मस्तिष्क का विकास आपका बाल्यावस्था में हो जाता है, मांसपेशियों का विकास होता है। तो ये सारे पॉइंट आप लिखेंगे कि बाल्यावस्था में विकास कैसे होता है, मतलब शारीरिक विकास। एंड उसके बाद गामक या क्रियात्मक क्या होती है, ये हाथ और पैर का विकास, दांत कैसे जमते हैं, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। एंड उसके बाद गामक व क्रियात्मक विकास के बारे में बताएंगे कि क्रो एंड क्रो के अनुसार गामक क्रियाएं क्या होती हैं। जो भी क्रिया आप अपने हाथों पैरों से आप करते हैं वो आपकी गामक क्रिया है, जैसे स्नायु मंडल तथा मांसपेशियों की क्रियाओं के समीकरण के द्वारा। मतलब आपका जो स्नायु मंडल है एंड मांसपेशियां जो हैं आपकी उसके क्रियाओं के समीकरण के द्वारा शारीरिक क्रियाकलाप जो आप संभव होता है। जैसे आप अपने हाथ से किसी बॉल को पकड़ते हैं तो ये आपका ये गामक क्रिया के अंदर आएगा एंड इसे ही गामक क्रिया कहते हैं। और उसके बाद देखिए कि गामक क्रिया की विशेषताएं क्या हैं। ये एक विशिष्ट प्रवृत्ति है और ये बड़ी से छोटी पेशी की ओर होता है। मतलब ये बड़ी से छोटी पेशी की ओर होता है। पहले आपका पूरा हाथ हिलता है। जब बचपन में बच्चों को देखिए तो उनके पूरा हाथ अपना हिलाते हैं अगर आपको किसी चीज़ को लेना है। तो उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो आपको जैसे आपका एक अंगुली का काम है तो उस अंगुली से ही उस काम को आप कर लेते हैं, नहीं तो पहले आपको पूरा हाथ उसके लिए बढ़ाना पड़ता था। तो ये चीज़ें हैं कि ये एक क्रम में विकास होता है गामक क्रियाओं का, सिर से नीचे की ओर। मतलब पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद शरीर के अन्य अंगों का विकास होता है, ये कह रहा है। एंड द्विपक्षीय से एक पक्षीय प्रवृत्ति की ओर ये विकास होता है। और इनका सबका डिटेल आपको कोई भी क्वेश्चन सीरीज़ होगी आपके पास, जो भी नोट्स आप लिए होंगे या बुक में आपको आराम से मिल जाएगा। इसका डिटेल एक बार पढ़ेंगे तो आपको ये शॉर्ट टाइम में आपको रिवीजन करने में ये मदद करेंगे, इसलिए इसी के लिए आपको ये बनाया गया है। एंड किशोरावस्था में देख लीजिए आपका 12 से 18 साल की आयु है, इसमें भी आपकी भार कैसे बढ़ता है, ऊंचाई कैसे होता है, एंड सिर व मस्तिष्क, हड्डियों और दांत का विकास, इन सब पर लिखेंगे। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, इनमें आप किशोरावस्था में मेल और फीमेल दोनों को लेकर चलेंगे कि उनका विकास कैसे होता है और लड़कियों का विकास कैसे होता है। तो ये पॉइंट आपको मिल जाएंगे बुक में। एंड विकास को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं, बोथ चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, मतलब आपका बाल्यावस्था और किशोरावस्था दोनों में जो आपके विकास को प्रभावित करते हैं, ये जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रभावित करने वाले कारक, तो आप यही लिखेंगे दोनों में। वातावरण आपका कैसे प्रभावित करता है, पौष्टिक भोजन की क्या भूमिका होती है, एंड नियमित दिनचर्या की क्या भूमिका होती है, निद्रा व विश्राम की क्या भूमिका होती है, व्यायाम एंड खेलकूद व मनोरंजन, ये सारे पॉइंट लिखेंगे कि आपके विकास को प्रभावित करने वाले कारक। और ये एक स्टेटमेंट ज़रूर लिखिएगा आप अपने आंसर में कि किशोरावस्था तनाव व झंझावत की अवस्था है। ये आपका देखिए क्वेश्चन भी यही पूछ लिया जाता है कि किशोरावस्था को तनाव व झंझावत की अवस्था क्यों कहा जाता है। ये स्टैनले हॉल का स्टेटमेंट है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि देखिए कि किशोरावस्था में क्या होता है कि तनाव व झंझावत इसलिए रहता है क्योंकि इस अवस्था में बालक का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। उनके लिए मतलब संघर्ष की स्थिति रहती है, उनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा रहते हैं और वो उसी में कंफ्यूज रहते हैं। या आप ये समझिए कि उनको समाज में अपनी स्थिति को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम मेहनत करना पड़ता है। आप ये चीज़ें आप देखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा अपनी बुक में। एंड मानसिक विकास के बारे में देख लीजिए, अभिप्राय युक्त कार्य करने, तर्कयुक्त चिंतन करने तथा पर्यावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से व्यवहार करने की व्यक्ति की संपूर्ण सार्वभौम क्षमता ही आपकी बुद्धि है या आपका मानसिक विकास होता है। एंड मानसिक विकास का भी नियम क्या है, क्रमिक विकास का नियम है, अभिव्यक्ति का नियम है, सूक्ष्मता का नियम है, संप्रत्यय का नियम है, एंड समन्वयीकरण का नियम है। एंड इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो देखिए कि विशेषताओं में पहला है बौद्धिक विकास के निश्चित क्षेत्र, सरल से जटिल की ओर। एंड क्रमिक विकास, बौद्धिक विकास में व्यक्तिक विभिन्नता, आनुवांशिकता व पर्यावरण, ये पॉइंट आप लिखेंगे। एंड अब देखिए कि बाल्यावस्था में मानसिक विकास ये 6 से 12 आपका साल है। एंड इसमें देखिए कि पहला 6th ईयर में आपका सरल प्रश्नों संख्या का ज्ञान आपको हो जाता है। एंड 7th ईयर में क्या होता है, वो दो वस्तुओं में अंतर करना जान जाता है कि जैसे आप बॉल रख देंगे या अमरूद रख देंगे, उन दो चीज़ों में वो अंतर कर लेगा। एंड इसमें 8वें साल में क्या होता है, वह कहानी व कविता को दोहराने लगता है। 9th ईयर में वह दिन, समय, तारीख आदि ये सभी चीज़ें बताने लगता है। 10th ईयर में वो क्या करता है कि 60 से 70 शब्द को बोल सकता है।
एंड 11th ईयर में वो असमानता और समानता का निर्धारण कर सकता है एंड 12th ईयर में वो तर्क, समस्या समाधान आदि करने लगता है। तो ये पॉइंट आप लिखेंगे। एंड इस किशोरावस्था में ये देखिए कि ये आपका पूरा आप बुक में देखेंगे तो ये डिटेल में दिया हुआ है, बस इसमें मैं आपको जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनके थ्रू आप अपना लॉन्ग आंसर लिख सकते हैं उसी को मैं यहाँ पर बताया हूँ। इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तब आपका लॉन्ग आंसर कंप्लीट होगा। एंड किशोरावस्था में मानसिक विकास वही बताया है कि 13वें साल में क्या हो जाता है एंड 14th ईयर, 15th ईयर, 16th ईयर, 17th एंड 8th ईयर में पूर्ण रूप से आपका 18 ईयर में पूर्ण रूप से बौद्धिक विकास हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि भाषाई विकास क्या है। भाषा में बोलने, व्यवहार करने तथा शब्दों का प्रयोग करने की योग्यता शामिल होती है। ये स्टेटमेंट किसका है? बाल्ड्रिज महोदय का है। तो ये देखिए। एंड भाषा संबंधी विकास क्रम कैसे होता है? पहले रुदन होता है। रुदन मतलब छोटे बालक पहले रोते हैं, उसके बाद बलबनाना या गुनगुनाना शब्द का आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद इंगित करना, वो इंडिकेट करने लगते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं तो उसकी तरफ इशारे करते हैं। उसके बाद वो शब्द बोलने लगते हैं, वो जिन चीज़ों को चाहते हैं उसके बारे में वो बताना शुरू कर देते हैं। तो ये भाषा संबंधी विकास का क्रम है। एंड इसमें एक स्टेटमेंट और भी लिख सकते हैं आप, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही के शूल। ये भी स्टेटमेंट आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। और देखिए कि आपका सामाजिक विकास के बारे में हार्लाक का स्टेटमेंट क्या है कि सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिकरण संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है। मतलब सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना ही आपका सामाजिक विकास है। सामाजिक विकास का अर्थ स्तर क्या है? पहला प्राइमरी लेवल पर क्या होता है? शिशु और माँ में जो देखिए है कि जैसे सचेतना के स्तर पर शिशु जो है वो अपनी माँ को पहचानता है, तो वो आपका प्रारंभिक स्तर पर आता है। माध्यमिक स्तर पर 6 साल से अधिक उसमें सामाजिक भावना का विकास होने लगता है, वो समाज में रहने लगता है, वो जानने लगता है, आसपास के लोगों के बारे में भी जानने लगता है। एंड प्रौढ़ स्तर पर समवर्गीय दल मतलब अपने विचारधारा के लोगों के साथ रहने लगता है, ये प्रौढ़ स्तर में आता है। एंड संवेगात्मक विकास देखिए कि ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये तीनों विकास मतलब संवेग हैं, इनका जब तीनों पक्षों का विकास होना ही संवेगात्मक विकास कहलाता है। जैसे आप खाना खा रहे हैं, खाने में आपको मिर्च मिल जाती है तो आप चिल्लाने लगते हैं, तो ये आपका संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आता है। इसमें आपको ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का समन्वय मिलेगा। एंड उसके बाद आप देखेंगे कि संवेग जागृत करने वाली दशाएं क्या हैं, संवेग कैसे जागृत होती हैं। जैसे आपकी जो आवश्यकताएं, इच्छाएं व जीवन के जो लक्ष्य हैं उसके प्रति आपका समर्पण ही आपको संवेग जागृत करता है। एंड परिस्थितियां आपकी विपरीत हैं तब भी आप मोटिवेटेड रहते हैं काम करने के लिए, ये आपके संवेग जागृत करता है। एंड घटना का, किसी घटना का प्रभाव है उसका, एंड रुचि का प्रभाव, बुद्धि का प्रभाव, ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। एंड संवेगात्मक विकास की विशेषताएँ क्या हैं? संवेगात्मक विकास हमेशा क्रमशः होता है एंड ये साधारण से जटिल की होता है। संवेगों के प्रशिक्षण से संवेगात्मक विकास होता है। एंड अब देखिए कि नैतिक विकास के बारे में सिगमंड फ्रायड क्या लिखते हैं? नैतिकता अपराध बोध और शर्म से बचने से उत्पन्न होता है और इसका विकास सुपर ईगो का उत्पाद है। तो ये सिगमंड फ्रायड का स्टेटमेंट है, लिख सकते हैं आप। बुद्धि अवधारणा एवं उसके सिद्धांत क्या है? ऐसे जैसे मैकडूगल क्या कह रहे हैं कि बुद्धि वह शक्ति है जिसके द्वारा आप अतीत के अनुभव के आधार पर जन्मजात प्रवृत्ति में सुधार किया जा सकता है। टर्मन कह रहे हैं कि बुद्धि अमूर्त रूप से सोचने की शक्ति है। थॉर्नडाइक क्या कह रहे हैं कि वास्तविक तथ्य के अनुरूप उपयुक्त प्रक्रिया की शक्ति ही बुद्धि है। तो ये बुद्धि की यह परिभाषा 3 कोटेशन है, तीनों में से आप 2 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं या तीनों लिख सकते हैं। एंड बुद्धि के प्रकार में देखिए कि सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। सामाजिक बुद्धि में सामाजिक अनुकूलन की क्षमता निर्माण, मूर्त बुद्धि में यांत्रिक बुद्धि, इंजीनियर, मैकेनिक या आपके जो व्यावसायिक व्यक्ति होते हैं उनकी बुद्धि मूर्त बुद्धि में आ जाती है। एंड अमूर्त बुद्धि मतलब जो अमूर्त विषयों में सोचते हैं, दार्शनिक जो होते हैं उनकी बुद्धि अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आती है। एंड बुद्धि परीक्षण में देखिए कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण एंड सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है। व्यक्तिगत में क्या होता है कि गुणात्मक होती है, इसमें आपका पर्सनल आपका परीक्षण कर लिया जाता है। दूसरा, योग्यता प्रदर्शन के अवसर इसमें होते हैं, जबकि सामूहिक में वस्तुनिष्ठता अधिक होती है, विश्वसनीयता की इसमें कमी होती है। तो ये आप बताएंगे। व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में कभी कभी अंतर भी पूछ लेता है, तो इसमें आप 4 से 5 पॉइंट याद कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। एंड देखिए कि बिने साइमन बुद्धि स्केल का भी प्रयोग किया जाता है।
ये भी आपका स्टेटमेंट है ये क्वेश्चन में। एंड देखिए 3 से 15 साल के बालकों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 प्रश्न में पूछा जाता है, अगर आप जो सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं वो पाँचों प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। जो मंद बुद्धि के बालक हैं वो पाँचों प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते। जो जो एक्स्ट्रा मतलब कि तीव्र बुद्धि के बालक हैं वो अपने लेवल के ऊपर के भी जो प्रश्न होते हैं उसके भी आंसर दे लेते हैं। यही विनय साइमन बुद्धि स्केल है और ये आपका लिखा हुआ है, आप आराम से देख लीजिए। जैसे साधारण बुद्धि के बालक, श्रेष्ठ बुद्धि के बालक, मंद बुद्धि के बालक, ये हैं। एंड इसके बाद व्यक्तित्व क्या होता है। व्यक्तित्व मतलब आपकी पर्सनालिटी क्या है, वो संपूर्ण व्यवहार का आपका दर्पण है। जो आपका संपूर्ण व्यवहार है उसका दर्पण ही आपका व्यक्तित्व है। आप कैसा व्यवहार करते हैं वो आपकी पर्सनालिटी से पता चल जाता है। एंड उसके बाद मन, इसमें मन का स्टेटमेंट है कि व्यक्तित्व तो व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीके, रुचियों, दृष्टिकोण, क्षमताओं और योग्यताओं और विशिष्ट योग्यताओं का एक निराला संगठन है। ये मन का स्टेटमेंट है। एंड उसके बाद ड्रेवर महोदय का स्टेटमेंट भी दिया गया है। दोनों में से कोई भी आप याद कर लीजिएगा। एंड इसका निर्धारक क्या होता है, आनुवांशिकता, मतलब आपके पेरेंट्स से आपको क्या मतलब पर्सनालिटी मिली है वो। एंड दूसरा आपका वातावरण, जिस वातावरण में आप रहते हैं उसका व्यक्तित्व पर आपका प्रभाव पड़ता है। एंड व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार दिए गए हैं, शारीरिक रचना के प्रकार, समाजशास्त्री प्रकार पर एंड मनोवैज्ञानिक प्रकार पर। ये पूरा व्यक्तित्व के हैं। एंड इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा, ये आपके पास नोट्स रहेंगे। एंड व्यक्तित्व के मापने की विधियाँ भी दी गई हैं, व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ, वस्तुनिष्ठ विधियाँ, प्रेक्षण विधियाँ। व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ में साक्षात्कार विधि, आत्मकथा विधि एंड प्रश्नावली विधियाँ ये हैं। एंड वस्तुनिष्ठ विधियाँ दी गई हैं, प्रेक्षण विधियाँ। आप इसे पढ़ सकते हैं आराम से। एंड एक रोसार्क का शाही धब्बा परीक्षण है, ये मानसिक रोगियों के लिए होता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है तो इसमें देखिए कि कैसे परीक्षण किया जाता है। इसमें आपको 10 कार्ड दिए रहते हैं। 10 कार्ड में 5 जो आपके कार्ड होते हैं, मतलब कार्ड आप एक जैसे ताश का पत्ता समझ लीजिए वो है। उसमें 10 कार्ड में से आपको 5 कार्ड जो हैं वो पूरा ब्लैक रहेगा और जो 5 कार्ड है वो अलग अलग डिफरेंट कलर के रहेंगे। तो उसमें आपको मिक्स करके वो उनसे पूछा जाता है मानसिक रोगियों से, तो उसके थ्रू पर ही निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यही रोसार्क का स्याही धब्बा परीक्षण है, इसे देख लीजिएगा आप लोग एक बार। एंड मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, कुप्पू स्वामी जी का स्टेटमेंट है कि किसी के दैनिक जीवन में भावनाओं, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं एवं आदर्शों में संतुलन रखने की योग्यता, ये आपका मानसिक स्वास्थ्य है। एंड इसे प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, शारीरिक विसंगतियां, शारीरिक स्वास्थ्य, परिवार का वातावरण एंड समाज। ये सारी चीज़ें आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। एंड सृजनात्मकता क्या होता है कि नई चीज़ों का सृजन करना। ड्रेवर के महोदय के अनुसार क्या है कि अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना, रचना जहाँ पर नए विचारों का संग्रह हो, वहाँ पर प्रतिभा का सृजन, जहाँ पर मानसिक सृजन का आह्वान ना हो। एंड स्टेन महोदय ने भी आपका बार बताया है, ये देख लिया। एंड देखिए कि सृजनात्मकता की विशेषताएं क्या है कि इसमें सार्वभौमिकता होती है, इसमें मौलिकता होती है, इसमें जिज्ञासा होती है, इसका एक विस्तृत क्षेत्र होता है, इसमें चिंतन होता है। ये सारे पॉइंट आप लिखेंगे कि आपके क्या है, ये इसकी विशेषताएं हैं आपके सृजनात्मकता की, ये सारे पॉइंट हैं। एंड छात्रों में सृजनात्मकता का विकास हेतु शिक्षक की क्या भूमिका है, वो कल्पनाओं का, जो बालकों की कल्पनाओं हैं उसका उपयोग करना चाहिए। एंड अधिक विचार उत्पन्न करना, उसके बाद ज्ञान व क्रियाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना, उसके बाद निर्णयों का मूल्यांकन करना या वाद विवाद प्रतियोगिता के द्वारा बालकों के विकास करना, सृजनात्मकता का विकास करना बालकों का। ये इसमें शिक्षक की भूमिका यही है कि मतलब जो बालक सोचते हैं उनके बारे में उनको प्रमोट करना, ये सारी चीज़ें हैं इसमें शिक्षक की भूमिका। तो इतने ही में आपके टोटल 8 पेजेस हैं, ये 9 पेजेस में थोड़ा सा ये पार्ट है। एंड इतने में ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। एक बार इसको पढ़िएगा, उसके बाद आप जो भी बुक पढ़ते हैं या आप जो भी क्वेश्चन सीरीज़ लिए हैं उसको पढ़िएगा, तो आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी और सिंपल लगेगा। और इससे आप एग्ज़ाम टाइम में आराम से रिवीजन कर पाएंगे। और ये आपको PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।